हेलो डियर्स, वेलकम टू कोर्स आशा। पी ब्लॉक एलिमेंट्स हम कर रहे थे, हेलोजन फैमिली कंप्लीट की है। नया ग्रुप 18 ग्रुप नोबल गैसेस यानी हीना, नीना और करीना की जेरोक्स रानी। ये एक नमूनिक है 18 ग्रुप के एलिमेंट्स को याद करने का। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में लेक्चर 1 नोबल गैसेस हम करने जा रहे हैं आज, ग्रुप 18 एलिमेंट्स। लेक्चर 1 की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ग्रुप 18 के एलिमेंट्स देख लेते हैं कौन कौन है। तो ग्रुप 18, इसको पहले जीरो ग्रुप भी बोला जाता था क्योंकि इसकी वैलेंसी जीरो होती है। हीना, नीना और करीना की जेरोक्स रानी। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3, पीरियड 4, पीरियड 5, पीरियड 6। ये एलिमेंट्स हैं, ध्यान रखते हैं, कुछ खास नहीं है। अच्छी बात क्या है कि कहाँ कहाँ मिलते हैं, कौन कौन है। इसमें लास्ट वाला सबको पता है, इसमें कुछ बताने की बहुत बड़ी बात नहीं है, पर फिर भी बताना रिवायत है तो बताया तो जाएगा ही कि जो लास्ट वाला आदमी है ये रेडॉन, ये लास्ट वाला आदमी जो है वो रेडियो एक्टिव है। तो यहाँ से इसका नाम निकाल लें और लिखें कि दिस इज रेडियो एक्टिव। अब क्योंकि रेडियो एक्टिव है तो सबको पता है डिके होगा, अपनी शक्ल बदलेगा। जब इसका चेहरा ही बदलता रहेगा, अल्फा बीटा गामा रेज निकालेगा, अपनी शक्ल ही बदलता रहेगा, तो इसकी स्टडी करने का कोई फायदा नहीं। वी आर नॉट स्टडिंग रेडियो एक्टिविटी। न्यूक्लियर केमिस्ट्री तो हम पढ़ नहीं रहे। तो ये जो बाच बचे हुए हैं, हीलियम, आर्गन, नियॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, इनका ही डिस्कशन करना है। कहाँ पाए जाते हैं? ये जो लास्ट वाला है रेडॉन, इसको छोड़कर ये जो 5 गैसेस हैं ये सारी की सारी बहुत कम रिएक्टिव हैं, रिएक्ट नहीं करती हैं, और सबकी सब एयर में यानी कि हमारे एटमॉस्फेयर में होती हैं। बहुत कम अमाउंट है इनका, लेकिन होती हैं। एक्स लिख लेते हैं, एक्सेप्ट रेडॉन ऑल आर प्रेजेंट in our atmosphere in a very small amount, बहुत कम अमाउंट में ही सही, लेकिन ये सारी गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में होती हैं। अच्छा, ये स्मॉल अमाउंट कितना इंपॉर्टेंट है लिखना, अभी बताता हूँ। ये इतना इंपॉर्टेंट है लिखना स्मॉल अमाउंट कि स्मॉल अमाउंट की वजह से इन गैसेस को रेयर गैसेस बोला जाता है। ठीक, तो ऐसा नहीं है सिर्फ कि मिलती हैं, स्मॉल अमाउंट इतना कम है कि इनको रेयर गैसेस बोला जाता है, कि मिलती बहुत कम है। और एक बात ये भी है कि सारी गैसेस ये वो गैसेस हैं जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में अवेलेबल हैं, फ्री फॉर्म में अवेलेबल हैं। अब फ्री फॉर्म में अवेलेबल हैं तो जो एयर में मिल रही हैं या एटमॉस्फेयर में मिल रही हैं, ठीक, प्रेजेंट इन आर एटमॉस्फेयर, ये जो स्टेटमेंट है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एटमॉस्फेयर में मिलने की वजह से इनको एरोजीन्स बोला जाता है। एन था GENS, हाँ, एरोजीन्स बोला जाता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में मिलती हैं। और एयर के वर्ड से समझ आ गया होगा एरोजीन्स का क्या मतलब है। AER लगता है तो उसका मतलब एयर से होता है, इसका मतलब है प्रेजेंट इन एयर, ये मतलब है इसका। दूसरी बात, बहुत कम रिएक्टिव हैं, इसी वजह से पहले इनको इनर्ट गैस बोला जाता था, अब इनको नोबल गैस बोला जाता है। ठीक है ना, दीज आर ऑलमोस्ट इनर्ट। ठीक, दीज गैसेस डू नॉट शो एनी रिएक्टिविटी, hence called inert gases। पर ये स्टेटमेंट सत्य नहीं है, ये छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए ठीक है, पर ये स्टेटमेंट सत्य नहीं है। 11th क्लास में या 12th क्लास में जब हम पढ़ते हैं तो हम ये सीखते हैं कि इनर्ट गैसेस भी रिएक्ट करती हैं और वो इनर्ट सही में होती नहीं है। तो दीज डू नॉट शो एनी रिएक्टिविटी स्टेटमेंट की जगह ये लिखना चाहिए कि ये गैसेस बहुत ही कम, बहुत लो रिएक्टिविटी शो करती हैं। लो रिएक्टिविटी में भी आपको मेनली जेनॉन और क्रिप्टॉन के कंपाउंड्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये तो पुरानी स्टेटमेंट थी कि भाई कोई रिएक्टिविटी शो नहीं करते, क्योंकि पहले इतने कंपाउंड्स इनके बनाए नहीं गए थे, इसलिए पहले ज़माने में इनको इनर्ट गैस बोला जाता था कि ये इनर्ट है, रिएक्शन तो करते ही नहीं, इनर्ट वो जो रिएक्ट ना करें।
पर ऐसा होता है कि ज़ेनॉन और क्रिप्टॉन के बहुत सारे कंपाउंड्स हम अभी देखेंगे भी, पढ़ेंगे भी, ज़ेनॉन के ऑक्साइड्स भी बनाएंगे। तो ऐसे ऑक्साइड्स वगैरह मिलते हैं, इनके कंपाउंड धड़ल्ले से पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं, पर फिर भी फेयर इनफ कि इन लोगों को इनर्ट ना बोला जाए। तो इनर्ट ना बोला जाए तो ज़ेनॉन क्रिप्टॉन के जो कंपाउंड्स हैं ये पाए जाते हैं, ठीक, अवेलेबल हैं। अब इनके अवेलेबल होने की वजह से इनको इनर्ट तो नहीं बोलना चाहिए, तो फिर ऐसा नहीं लिखना चाहिए, ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। ठीक, ऊपर वाले को काटते हुए क्या लिखें, आइए देखें। हम लिखते हैं कि दीज गैसेस शो very small reactivity, hence these are called noble gases। अब उनका नाम इनर्ट गैसेस से हटा के क्या रख दिया गया है, नोबल गैसेस। अच्छा, नोबल गैस रखने के पीछे क्या कारण है? तो एक बहुत कम रिएक्टिव मेटल्स हुआ करते थे, याद करो तो, जैसे गोल्ड है, प्लेटिनम है, सिल्वर है, ये बहुत ही कम रिएक्टिव मेटल हैं, बहुत लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि इनर्ट मेटल्स हैं। दीज मेटल्स, अपना गोल्ड है, प्लेटिनम है, या मरकरी है, या सिल्वर है, दीज मेटल्स डू रिएक्ट, बट ये बहुत फ्रीक्वेंटली रिएक्शन नहीं करते हैं, आसानी से रिएक्शन नहीं करते हैं, इसलिए इनको इनर्ट मेटल ना बोल के नोबल मेटल बोला जाता है। उनके एनालॉगस ये हमारी गैसेस भी हैं जो कि बहुत कम रिएक्शन देती हैं, इस वजह से इनको हम नोबल गैसेस बोला करते हैं। तो नोबल गैसेस को भैया आप अंडरलाइन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया ये। ठीक, अच्छा, बहुत बढ़िया। कहाँ कहाँ मिलती हैं, कैसे कैसे मिलती हैं, वो समझना पड़ेगा। तो एलिमेंटल स्टेट में होती हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जो गैसेस हैं वो एलिमेंटल स्टेट में, एलिमेंटल का मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं है ना, तो मोनोटॉमिक फॉर्म में, ध्यान रखें, अगर मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं है तो मोनोटॉमिक फॉर्म में। तो रेडॉन को छोड़कर, ये तो बात खत्म हो गई, यहां से खत्म कर देते हैं, लिखते हैं एक्सेप्ट रेडॉन। रेडॉन को छोड़कर जो भी गैसेस हैं वो सारी की सारी एलिमेंटल स्टेट में, एयर में या एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। एक्सेप्ट रेडॉन, ऑल अदर गैसेस आर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। ठीक, एटमॉस्फेयर में होती हैं। अच्छा, एटमॉस्फेयर में मिलती हैं तो अच्छी बात है, पर एटमॉस्फेयर में किस फॉर्म में मिलती हैं, सबसे पहले तो ये पता करना पड़ेगा। इन एलिमेंटल फॉर्म। एलिमेंटल फॉर्म का मतलब मोनोटॉमिक, ये किसी मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं मिलती। ठीक, अच्छा, एक बात ये है कि ड्राई एयर में अगर इसका परसेंटेज देखा जाए, टोटल परसेंटेज इन ड्राई एयर, ये डेटा याद रखिए भैया कि 1% है। अच्छा, ये किसी हीलियम का या नियॉन का या आर्गन का अकेले अकेले का नहीं है, ये जो 1% टोटल है, ये टोटल इनर्ट गैसेस का पूरे एटमॉस्फेयर में वॉल्यूम का परसेंटेज, ध्यान रखना, 1% बाई वॉल्यूम। ठीक है, ये सीन तो अच्छा है, ये सीन तो बढ़िया है। आगे देखें, अब ध्यान दें कि एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा क्या है, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये सब तो बहुत लल्लू हैं। इनमें सबसे ज़्यादा कौन है? अब अगर बात करें हमारे एटमॉस्फेयर में, इन आर एटमॉस्फेयर ऐसे लिखना चाहिए कि इन आर एटमॉस्फेयर जितनी भी नोबल गैसेस हैं उनमें सबसे ज़्यादा कौन सी पाई जा रही है? तो सबसे ज़्यादा सुने, आर्गन इज द मोस्ट अबंडेंट नोबल गैस। अच्छा, आर्गन मोस्ट अबंडेंट नोबल गैस है, हाँ, लेकिन ध्यान रखें, ये मैंने अंडरलाइन कर रखा है कि हमारे एटमॉस्फेयर में, ध्यान रखें, ए आर का मतलब आर्गन, और ये हमारे एटमॉस्फेयर में। वैसे सबसे ज़्यादा कौन है? वैसे तो हीलियम सबसे ज़्यादा है, ठीक है ना। मोस्ट अबंडेंट इनर्ट गैस इन यूनिवर्स, तो सिर्फ गैस ही नहीं है, ऐसा समझे, हीलियम इज सेकेंड मोस्ट अबंडेंट मटेरियल इन द यूनिवर्स।
ऐसा कैसे बोल दिया? सारा मास पूरे सोलर सिस्टम का जो सारा मास है वो स्टोर तो स्टार के पास ही होता है, बाकी प्लैनेट्स वगैरह तो उसके सामने लल्लू ही होते हैं। और स्टार्स के अंदर होता क्या है? हीलियम और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है वो फ्यूज हो रहा है, हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है। तो जो हीलियम है वो लगभग लगभग मान के चलो कि 23% होती है स्टार के अंदर, और जो हाइड्रोजन है वो 76% होता है स्टार के अंदर। बाकी सब जो न्यूक्लियर रिएक्शंस के दौरान जो इंटरमीडिएट्स बनते हैं और उनसे निकल रहे होते हैं वो सब होते हैं, ठीक है। तो 1% के अंदर बाकी सब हैं, बाकी ये दोनों हैं। तो हीलियम सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली नोबल गैस है, ये सही है। पर हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा जो है वो आर्गन पाई जाती है, ध्यान रखें। दूसरी बात यह है कि एक और इम्पॉर्टेंट सोर्स है हमें जहाँ से नोबल गैस मिलती है, और वो इम्पॉर्टेंट सोर्स जो है वो है नेचुरल गैस, ठीक। नोबल गैसेस आर फाउंड इन नेचुरल गैस। उसका एक अच्छा कंपोनेंट है, ध्यान रखें, ये होती हैं उसके अंदर। और एक खास बात यह है कि अगर हीलियम की ही चर्चा कर ली जाए तो हीलियम 2 से 7% किस में पाई जाती है? इन नेचुरल गैस। नेचुरल गैस के अंदर सबसे ज़्यादा क्या होता है? मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन। 6 कार्बन तक के हाइड्रोकार्बन्स पाए जाते हैं। उसके बाद 6 कार्बन के बाद की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है कि इसमें मिले, तो कंटेंट बहुत कम होता है। तो 6 कार्बन तक के हाइड्रोकार्बन्स पाए जाते हैं, और हीलियम 2 से 7% होता है नोबल गैस का। तो ये एक अच्छा सोर्स है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जब हम कभी देखेंगे कहाँ से बनाए, कैसे बनाए, कहाँ से एक्सट्रैक्ट करें नोबल गैसेस को, तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास सबसे अच्छा सोर्स ये होगा कि जो भी नेचुरल गैस हम अपने यूजेस के लिए लेते हैं, व्हीकल वगैरह चलाने के लिए फ्यूल के तौर पे, तो उसमें से नोबल गैस को अलग किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ऐसा भी समझा जा सकता है कि हीलियम और कहाँ कहाँ मिलती है। देखो समझते हैं हीलियम कहाँ कहाँ और मिलती है। हीलियम को ढूंढने के लिए आपके पास एक तरीका है कि रेडियो एक्टिव टाइप के आप और ढूंढिए, मिनरल ढूंढिए, ठीक। रेडियो एक्टिव मिनरल, ऐसे मिनरल जिनमें रेडियो एक्टिव आइसोटोप मिले किसी मेटल का, तो वो कौन है? जैसे क्लेवाइट एक रेडियो एक्टिव मिनरल है, मोनाजाइट, ठीक। इसी तरह पिच ब्लेंड, ये सबने सुना होगा, ये एक्सेट्रा एक्सेट्रा पाए जाते हैं। ये कुछ रेडियो एक्टिव मिनरल्स हैं जो मिलते हैं, इनमें से हीलियम होती है, इनके पास हीलियम गैस इनमें होती है, ठीक। तो लिख लेते हैं, हीलियम इज प्रेजेंट इन अबव मिनरल्स, ऐसे लिख लेते हैं। तो जैसे मैं लिखता जा रहा हूँ बोर्ड पर, ये स्क्रीन पर जो आपके दिख रहा है, ऐसे के ऐसे ही आप नोट्स बना लीजिए, तो शॉर्ट नोट्स आपके प्रिपेयर हो जाएंगे। शॉर्ट तो नहीं है, मैं लिख छोटे में रहा हूँ, लेकिन ये पूरा पूरा चैप्टर है, ठीक है ना, बिना कोई एक भी टॉपिक मिस हुए करते रहिए इसको। देखिए, अब एक खास बात कि पानी में सॉल्युबल है या नहीं। अगर पानी में सॉल्युबल होगा तो पानी में हमें हीलियम, नियॉन, आर्गन वगैरह मिल जाएगी। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये तीनों गैसेस आर फाउंड इन वाटर इन ट्रेसेस। ट्रेसेस का मतलब कम की ज़्यादा? बहुत ही कम, बहुत ही कम। तो इनमें सबसे आसानी से कौन घुल जाती है? देखेंगे अभी आगे चल के कि आर्गन आसानी से घुल जाती है, नियॉन और हीलियम आसानी से नहीं घुलती, ठीक है ना। तो ऐसा समझ सकते हो कि ट्रेस अमाउंट्स में है, जो कि बहुत नेग्लिजिबल होता है, पर मिलता तो है ही। सबसे पहले किसने ढूंढा था नोबेल गैस को? तो एक साइंटिस्ट हैं, उनका नाम है लॉर्ड रेले। किसी ने अगर स्कैटरिंग का लॉ पढ़ा है तो उसमें रेले का नाम जरूर सुना होगा, लॉर्ड रेले, ठीक। इनके अलावा एक और साइंटिस्ट थे, विलियम रामसे। विलियम रामसे, इन्होंने 1894 में, 1894 आपका आ गया,
इसमें आर्गन की डिस्कवरी की थी। ठीक, आर्गन की डिस्कवरी की थी। ठीक, इसके बाद एक और साइंटिस्ट है शायद लॉकियर, और उन्होंने हीलियम निकाला था, हीलियम ढूंढा था कि सन सोलर एक्लिप्स के दौरान 1868 में शायद सोलर स्पेक्ट्रम में कि हीलियम होता है। उसके बाद काफ़ी सालों बाद 1895 1896 के आसपास विलियम रामसे ने अर्थ में हीलियम को ढूंढ डाला। खैर, आर्गन के बाद विलियम रामसे ने हीलियम को भी ढूंढ डाला। बहुत बढ़िया। तो अवार्ड मिला होगा इनको भी, 10 लाख रुपए अवार्ड, है ना। फिर कुछ बातें कि एलिमेंटल स्टेट में मिलती हैं नोबेल गैसेस तो क्यों, और इतनी आइसोलेटेड हैं तो क्यों। तो कुछ टॉपिक्स हैं आइसोलेशन वगैरह क्यों हैं वो भी देखते हैं। देखो भाई, आइसोलेशन ऑफ नोबेल गैसेस टॉपिक ये है। आइसोलेशन ऑफ नोबेल गैसेस। आइसोलेशन ऑफ नोबेल गैसेस में क्या पढ़ना है भैया कि नोबेल गैस अकेले अकेले क्यों पाई जाती हैं। ठीक है, सबसे बुरी बात। और कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, तो सबसे पहली बात समझो कि अच्छा, एक चीज़ और भी है, आइसोलेशन के दो मतलब होते हैं कि एक तो ये कि हम इस सेंस में बात कर रहे हो कि आइसोलेटेड क्यों मिलती हैं, तो इसका सोर्स बताया जा रहा है, उसका रीज़न बताया जा रहा हो। दूसरा, आइसोलेट करने से भी लिया जाएगा कि आइसोलेशन ऑफ नोबेल गैसेस का मतलब इसको जिस भी मिक्सचर में, जिस भी सैंपल में हमें ट्रेसेस ऑफ नोबेल गैसेस मिल रही हैं, उनमें से नोबेल गैस को अलग कैसे किया जाए। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम इसी को लेकर चल रहे हैं कि इसको अलग कैसे किया जाए। तो पहले उस चीज़ को समझाते हैं कि अलग क्यों होती हैं ये, इनर्ट क्यों है। तो इनर्ट इसलिए है कि इनका आउटर मोस्ट शेल जो है वो कंप्लीटली फिल्ड है, तो सारे के सारे ऑर्बिटल्स आर कंप्लीटली फिल्ड, तो फिर इनके पास इलेक्ट्रॉन लेने और देने दोनों की ही ज़रूरत नहीं है, तो ना किसी तरह से शेयरिंग करते हैं, ना इलेक्ट्रॉन देते हैं ना लेते हैं। तो रिएक्टिविटी बहुत ही लो होती है, जिसकी वजह से बहुत कम रिएक्शन शो करते हैं, बहुत कम कंपाउंड्स बनाते हैं, इवन मॉलिकुलर फॉर्म में भी नहीं रहते हैं, एलिमेंटल स्टेट में ही रहते हैं। ठीक है ना, तो ये तो रीज़न हो गया इनके इनर्ट होने का। मिलते कहाँ हैं, तो अगर देखो तो अभी ऊपर भी लिखा था कि 2 to 7% ये लोग जो हैं वो मिलते हैं नेचुरल गैस में। और नेचुरल गैस में और क्या क्या होता है, तो नेचुरल गैस में हमारे पास होती है मीथेन, फिर और होती है एथेन, और होती है प्रोपेन। एथेन का कम अमाउंट थोड़ा कम होता है, ब्यूटेन का अमाउंट शानदार होता है, हमारे सिलेंडर के अंदर यही आ रहा है भर के जम के। ये मीथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन हो गया भाई हमारे पास है नेचुरल गैस में। इसके अलावा जो है हमारे पास ये जो 2 to 7% है, ये तो नोबल गैस है। अब नोबेल गैस की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि ये आसानी से लिक्विफाई नहीं होती। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो भी ये सैंपल हमारे पास है, इस सैंपल को, नेचुरल गैस को 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, ध्यान रखें 100 एटीएम पर कंप्रेस करते हैं। ये कम प्रेशर नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है। इतने हाई प्रेशर पर कंप्रेस किया जाता है। कंप्रेस करने के बाद हम खुश हो जाते हैं, और साथ में ही 73 केल्विन तक इसको कूल किया जाता है। तो टेम्परेचर इतना कम और प्रेशर इतना ज़्यादा, तो कोई भी आदमी लिक्विफाई हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो नेचुरल गैसेस में सारे के सारे कंपोनेंट, मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन वगैरह 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 वगैरह, सब लिक्विफाई हो जाते हैं। ऑल द गैसेस लिक्विफाई एट दिस कंडीशन, बट मगर नोबल गैसेस डू नॉट। अब ये लिक्विफाई नहीं हुए। अगर ये लिक्विफाई नहीं हुए तो क्या हुआ, तो कुछ नहीं, बाकी सब लिक्विफाई हो गए। ये गैसेज ही हैं, हमने आइसोलेट कर लिया, अलग कर लिया, सेपरेट कर लिया बेसिकली किसी भी सैंपल से, नेचुरल गैस के सैंपल से। ठीक है ना, दिस वे नोबल गैसेज आर सेपरेटेड या आइसोलेटेड। ठीक, ये बात आ गई। इस मेथड से कितने परसेंट प्योर
नेचुरल गैस, सॉरी, हमारी ये निकाली जा सकती है, जैसे हीलियम ही है तो सबसे ज़्यादा तो हीलियम ही मिल रही है आपके नेचुरल गैस के अंदर। तो हीलियम कितनी निकाली जा सकती है? 99% प्योर हीलियम कैन बी ऑब्टेन्ड। ठीक, तो जहाँ जहाँ अभी इसके अंदर हम लोगों ने बोला हुआ है कि नेचुरल गैस में नोबल गैस में जो मेजर कंटेंट है वो हीलियम का ही है। तो वी आर ओनली कंसर्न अबाउट हीलियम इन दिस प्रोसेस, ठीक है ना। नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, जो बाकी बचती हैं उनका क्या? भाई हीलियम तो हम लोगों ने यहाँ से निकाल लिया, तो जो बाकी गैसेज हैं उनका क्या करें? वो कहाँ से निकलेंगी? उनको निकालते हैं। तो सबसे पहले लिखें ही नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन। इनको कैसे निकाला जाता है? आर ऑब्टेन्ड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये सुना होगा सबने, बचपन में पढ़ा होगा कि जब भी कभी मिक्सचर एक से ज़्यादा चीज़ों का होता है और होमोजीनियस होता है तो उनको अलग करने के लिए हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो भी कंपोनेंट्स किसी मिक्सचर में हैं उन सबके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स सेम हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो बॉइलिंग पॉइंट्स अगर सेम नहीं है तो अलग अलग टेम्परेचर्स पे वो सब बॉयल होंगी और वेपराइज होंगी, तो अलग अलग स्टेजेस में उनको निकाला जा सकता है। अच्छा, एक बात यह है कि अगर नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग अलग से किए जा रहे हैं, सेपरेट किए जा रहे हैं, तो फिर एक बात मिलती है कि भैया ये बात बताओ कि इनको कैसे निकाला जाए, इनको लिया कहाँ से जा रहा है? क्या हम नोबल गैस से इनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से निकाल रहे हैं या कहीं और से? तो सबसे बड़ी बात है कि नोबल गैसेस से इनको नहीं निकाला जाता, क्योंकि इनका कंटेंट नोबल गैसेस में बहुत कम होता है। सिर्फ और सिर्फ हीलियम का ही वहाँ पे 2 to 7% कॉन्ट्रीब्यूशन है, इनका नहीं है। तो इनको कहाँ से निकाला जा रहा है? इनको एयर से निकाला जा रहा है, ठीक है ना। एयर का सैंपल लिया जा रहा है जहाँ पर आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन की बहुतायत हो, जहाँ पे थोड़ा बहुत सैंपल मिल रहा हो, डेंसिटी ज़्यादा हो वहाँ पर। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड मिक्सचर ऑफ नोबल गैसेस आर ऑब्टेन्ड। बेसिकली आपने क्या किया है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग निकाल दिया है, और जो ये हमारी नोबल गैसेस हैं इनको अलग कर लिया गया है। अब इनको फर्दर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन को अलग अलग किया जा सकता है, ठीक है। ये बात हो गई। अच्छा, रेडॉन कैसे मिलती है? भले ही रेडियो एक्टिव है तो क्या हुआ, इतना भी तो उसको पीछे मत छोड़ दो कि बिल्कुल ही ना जानो कि वो कहाँ से आती है। तो रेडॉन की चर्चा करो। रेडॉन का देखो कहाँ से मिलती है। तो आपके पास रेडियम है। रेडियम एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है, सुना भी होगा, चमकता है चमके अच्छी तरह से। उसका एटॉमिक नंबर होता है 88 और 226 उसका होता है मास नंबर। आप उससे अल्फा डीके करा दीजिए। जब आप उससे अल्फा डीके कराएंगे तो नीचे आ जाएगी 2 की कमी, तो 86, और 86 होते ही ये रेडॉन बन जाएगा। ऊपर आएगी 4 की कमी, तो ये 222 बन जाएगा। तो गौर से देखो कि अगर आपके पास रेडियम का सैंपल है, ठीक, तो आपके पास रेडॉन बन जाने वाला है। तो आप रेडियम का सैंपल लीजिए और इंतजार करिए, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी इज स्पॉन्टेनियस, आप अल्फा पार्टिकल निकलवा नहीं सकते उससे। आपकी इच्छा के ऊपर नहीं है। तो रेडियम को डिके होने का आप इंतजार करिए, रेडियम अपने आप डिके होता है, ठीक। तो डिके होने दीजिए, डिके हो रहा है मस्त आराम से। डिके हुआ, डिके होने के बाद जो न्यूक्लियस डिके हो गया वो किस में कन्वर्ट हो गया? रेडॉन में। हो गया रेडॉन, मजा आ गया, ठीक है। तो ये छोटा छोटा सा रेडॉन को मिल ढूंढने का तरीका, या हीलियम को ढूंढने का तरीका, या क्रिप्टॉन, जेनॉन और आर्गन को ढूंढने का तरीका, नियॉन को ढूंढने का तरीका, ये वो है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस पे आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस यहीं पे, चलो इसी पे कर लिख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किनके? ग्रुप 18 एलिमेंट्स के। हाँ भाई, ग्रुप 18 एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किए जाएं। देखो भैया क्या सीन है। सीन ये है कि सबसे पहले आपको लिखना चाहिए हीलियम, क्योंकि छोटे वाले के हिसाब से भी बड़े वाले को लिखा जाता है, ठीक है ना। तो लिखो भाई हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो मेरे हिसाब से इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है। एटॉमिक नंबर लिखेंगे, एलिमेंट लिखेंगे और बाद में उसका
इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे। मेरे हिसाब से तो सिर्फ 1s2 लिख के छोड़ देना चाहिए। नियॉन लिखें, 10 नंबर होता है, क्या लिखें? 1s2, 2s2, 2p6, 10 हो गए। इसके बाद शायद अब आर्गन की बारी आती है। आर्गन 18 नंबर होता है। 18 नंबर के हिसाब से मेरे हिसाब से जो नियॉन का कन्फिग्रेशन है उसी के आगे बढ़ जाएं तो 3s2 आना चाहिए और 3p6 आना चाहिए, तो 18 बन जाता है। आर्गन हो गया। आर्गन के बाद कौन आएगा बेटा? क्रिप्टॉन आएगा। क्रिप्टॉन का नंबर कितना होता है? 36। तो आर्गन का कन्फिग्रेशन नोट कर लीजिए और आर्गन के कन्फिग्रेशन के आगे आप 3d10 लगा दीजिए, फिर 4s2 लगा दीजिए और 3p कहाँ, 4 का आ गया शेल, 4p6 लगा दीजिए। ठीक, ये हो गया। अब क्रिप्टॉन के बाद कौन आता है? जेनॉन। जेनॉन कौन है भाई? 54 नंबर होता है जेनॉन। तो आप क्रिप्टॉन का नंबर तो आप ऐसे ही लिख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, क्रिप्टॉन को ही आगे बढ़ा दीजिए। 4d आ जाता है, इसके बाद 5s2 आ जाएगा, फिर 5p6 आ जाएगा। गौर से देखो, ये 5 वाला जो लास्ट है, ये देखो, ये जो लास्ट है, ये देखो जो लास्ट है, ये देखो जो लास्ट है, वो कंप्लीटली फिल्ड है। ठीक है ना? थोड़ा सा इसको ऊपर कर लें, फिर आप इसको आगे बढ़ा लीजिए। अगला सेगमेंट किसका है? रेडॉन का। रेडॉन कितने नंबर होता है? 86। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के साथ एटॉमिक नंबर्स याद होने चाहिए। ये ना हो कि आपको रेडॉन का याद नहीं है, जेनॉन का याद नहीं, क्रिप्टॉन का याद नहीं, फिर आपको ये तो आगे वाले होते हैं, हमें तो 20 तक बोले गए। 10th स्टैंडर्ड नहीं है, ये याद होने चाहिए। ठीक है, जेनॉन तक आप लिख लीजिए। जेनॉन के बाद आप लिखेंगे 4f ऑर्बिटल आ जाता है, f में 14, फिर 5d10, फिर 6s2, फिर 6p6। गौर से देखो, 6 वाला जो आखिरी ऑर्बिटल है ये भी कंप्लीटली फिल्ड है, s में 2, p में 6। तो गौर से देखो, तो इन सब में दिखाई देता है कि जो आउटर मोस्ट शेल है वो कंप्लीटली फिल्ड दिख रही है। ठीक है ना? तो आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल या ऑर्बिट कुछ भी बोलो, इज कंप्लीटली फिल्ड। अब इसके कंप्लीटली फिल्ड होने की वजह से इनको किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, न देने की न लेने की, जिसकी वजह से पूरी तरह से इनर्ट है। ठीक, तो अगर जनरल कन्फिग्रेशन की बात करें, ध्यान रखना, जनरल कन्फिग्रेशन, जनरल कन्फिग्रेशन आउटर मोस्ट शेल का ध्यान रखना। ये हम लोग को अंदर वाले शेल से तो मतलब नहीं है, सिर्फ बाहर वाले लिखने से ही मतलब है, क्योंकि बाहर वाला ही तो रिएक्टिविटी करता है, उसी को तो जज करना है। तो हमें लिखना चाहिए NS2 NP6 पहली वाली शेल के लिए। दूसरे के लिए, अब दूसरे के लिए सोचो तो ये देखो, आर्गन के लिए लिखा हुआ है 3s2 3p6, क्रिप्टॉन के लिए 4s2 4p6, जेनॉन के लिए 5s2 5p6 और रेडॉन के लिए 6s2 6p6। तो ये लास्ट वाला जो है वो कंप्लीटली फिल्ड है। ठीक, जिसकी वजह से ये इनर्ट है। खैर, आगे बढ़े। देखें, फिजिकल प्रॉपर्टीज 2-4 हैं, कर लेंगे, काम खत्म। फिजिकल प्रॉपर्टीज देखें क्या है। सबसे पहली बात कि इनका नेचर मोनोटॉमिक है। मोनोटॉमिक नेचर। अब ये मोनोटॉमिक नेचर क्या है? कॉमन सेंस है कि इनका कोई डायटॉमिक, ट्राइटॉमिक, टेट्राटॉमिक, फलाना एटॉमिक, ढमकाना एटॉमिक मॉलिक्यूल नहीं होता। इनका जो मॉलिक्यूल है वो मोनोटॉमिक है, या फिर ये कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल ही नहीं होता। हम मॉलिक्यूल बोलते क्यों हैं? हम ये जानते हैं कि एटम को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि वो इंडिपेंडेंट ही नहीं रह सकता है। तो अगर इंडिपेंडेंट नहीं रह सकता तो इसका एटम इंडिपेंडेंट क्यों है? तो हम ये सब डिफाइन करते हैं जानबूझ के कि देखो देखो ये मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल है। ये हम अपने ही बनाए हुए सरल सरल सी छोटी मोटी बच्चों वाली परिभाषाओं को सही रखने के लिए नए नए बातों को जन्म देते हैं। ठीक है, ऑल गैसेस आर मोनोटॉमिक, कलरलेस, ओडोरलेस। अच्छा, नई बातें कहाँ से आ गई? नई बातें नहीं हैं, तो इसी में पढ़नी भी है, तो कर लीजिए। ऑल गैसेस आर मोनोटॉमिक। सबसे पहली बात तो मोनोटॉमिक है, रिएक्टिव नहीं है ना, तो आपस में भी क्यों रिएक्ट करेंगे? जब इलेक्ट्रॉन की जरूरत ही नहीं तो बॉन्ड क्यों बनाएंगे?
मोनोटॉमिक होने के साथ कलरलेस हैं, फिर ओडोरलेस हैं। अच्छा, ओडोरलेस मतलब कोई स्मेल भी नहीं है? हाँ बिल्कुल नहीं है, ये बदबू नहीं करती। ठीक, आउटर मोस्ट कन्फिग्रेशन क्या है? NH2 NP6, जिसकी वजह से इनको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं है, केमिकल कॉम्बिनेशन की ज़रूरत नहीं होती, ना तो दूसरों से ना ही खुद से। ठीक है ना। अच्छा, एक बात और, कि अगर मैं गामा की चर्चा करूं, ये गामा क्या होता है? Cp/Cv, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम का रेशियो। तो ये कितना निकलेगा? 1.67। ऐसा आपको कैसे पता 1.67 निकलेगा? थर्मो से पता है सबको कि मोनोटॉमिक गैसेस का इतना ही होता है। अब मोनोटॉमिक गैस ये तो नहीं है कि भैया ये होगी तो कुछ अलग हो जाएगा, अलग चमत्कार नहीं होगा। गामा डिपेंड्स ओनली ऑन द एटॉमिसिटी ऑफ द गैस। अगर मोनोटॉमिक है तो 1.67, डायटोमिक है तो 1.4, ट्राइटोमिक है तो 1.33। ठीक, ये बात रटी होनी चाहिए। एटॉमिक रेडियाई की बात करें, मिल लो भाई एटॉमिक रेडियाई से। एटॉमिक रेडियाई क्या कहता है? सुनो, हम लोग जब भी कभी एटॉमिक रेडियस नापते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि एटम को एक परफेक्ट स्फीयर मान लेते हैं और सेंटर से स्फीयर के पेरीफेरी तक की दूरी को रेडियस बोलते हैं। ये सब तरीके नहीं है। असल में तरीका क्या है, सुनो, कि अगर कोई बॉन्डेड एटम है तो कुछ इस प्रकार की बात हो रही होगी। सेंटर टू सेंटर जो है, ये कोई दूरी मान लो सेंटर टू सेंटर d है, तो जो d/2 निकलेगा ये कहलाएगा एटॉमिक रेडियस। ठीक है ना, ये क्या कहलाएगा? एटॉमिक रेडियस। अच्छा, एक चीज़ है कि ये बॉन्डेड एटम है तो ये बॉन्ड बन चुका है, तो जो ये रेडियस निकलेगी, ठीक, ये जो रेडियस निकल के आ रही है, अच्छा इसको थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा देखने में, वरना इसको यहाँ पे तो सिर्फ डी ही लिखा रहने दो। एंड आर बराबर क्या लिखोगे? d/2। अब सही है ना, कंफ्यूजन भी नहीं होगी देखकर ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया, ये सब नहीं होगा। अच्छा, एक और बात, कि ये जो यहाँ पे दिखाया गया है ये बॉन्डेड एटम है। अगर बॉन्डेड एटम है तो जो रेडियस है ये बेटा कोवेलेंट रेडियस कहलाती है। अगर नहीं याद है तो फिर याद कर लो, बहुत ज़रूरी है। ठीक, पर अगर मान लो कि एटम के मॉलिक्यूल बन ही नहीं रहे, बॉन्डेड है ही नहीं, तो ये थोड़ा थोड़ा दूर हो जाएंगे। जब दूर हो जाएंगे, अभी भी इनके सेंटर के बीच की दूरी लीजिए, सेंटर के बीच की दूरी जो है वो डी आ रही है, मान लो डी प्राइम आ रही है, तो आर प्राइम की वैल्यू आप लिखिए d'/2। अच्छा, d'/2 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला जो आर है, दिस आर इज कॉल्ड, मैं ज़रा इसको ये करता हूँ, फिर कलर चेंज करता हूँ ताकि दिखे। ये वाला जो आर है ये कहलाता है वॉन्डर वॉल रेडियस। ठीक है ना, जो नॉन बॉन्डेड है उनके बीच के सेंटर के बीच की दूरी को डी बोलो, डी को आधा कर दो तो वॉन्डर वॉल रेडियस, और अगर बॉन्डेड है तो सेंटर्स के बीच की दूरी के आधे को कोवेलेंट रेडियस बोलो। अच्छा, एक बात तो देखते ही मालूम पड़ती है कि जो आर वॉन्डर वॉल है वो आर कोवेलेंट से बराबर तो नहीं होगी। बराबर का साइन क्यों लगाया हुआ है फिर? वॉन्डर वॉल वाली तो बड़ी होगी भाई, क्लियर दिखाई देता है, ये दूरी ज़्यादा है ये दूरी कम है, तो वॉन्डर वॉल रेडियस जो है बड़ी है और कोवेलेंट रेडियस जो है वो छोटी है। अब सोचो कि हमारे वाले केस में, मतलब जो नोबल गैसेस हैं इनके केस में कौन सी रेडियस है, वॉन्डर वॉल या फिर कोवेलेंट? तो हम कहेंगे कि नोबल गैसेस आर हेल्ड by only weak van der Waal forces, hence they have large atomic radius। अब याद करो कि जब आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा था तो उसमें पढ़ा था कि 1 से लेके 17 ग्रुप तक तो आप ट्रेंडिंग पढ़ते थे, लेफ्ट टू राइट बढ़ने पर एटॉमिक रेडियस घटती है। पर ये जो 18th ग्रुप आ जाता था उसमें कहा जाता था कि पूरे पीरियड में जो सबसे बड़ा आदमी है वो 18th वाला है। फिर वहां पे बच्चों को छोटी छोटी सी बात सिखाई जाती थी कि देखो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए एंड में तो रिपल्शन बहुत बढ़ गया है, वगैरह वगैरह वगैरह।
वो सब बातें बेकार की हैं, रियलिटी ये है। ठीक है, बच्चों को सिखाने के लिए बोल दिया जाता है, लेकिन ये सच्चाई है कि वंडर वॉल रेडियस होने की वजह से इनकी रेडियस बड़ी है। अच्छा, एक बात तो क्लियर है कि रेडियस बड़ी है, तो मतलब पूरे पीरियड में तो ये रेडियस सबसे बड़ी होगी। लेकिन अगर हम डाउन द ग्रुप आए, एज वी मूव डाउन द ग्रुप, अगर हम डाउन द ग्रुप आए तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। ठीक है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं। आगे बढ़ते हैं। देखें, अब आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करते हैं। ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करते हैं। ये आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, जरा बताओ। आयनाइजेशन एंथैल्पी ये है कि भैया अगर कोई भी एक इलेक्ट्रॉन गैसियस फेज में आइसोलेटेड एटम का निकाल दिया जाए आउटर मोस्ट से, न्यूट्रल एटम का, तो हम लोग बोलेंगे जो एनर्जी हमें लगेगी उसको हम लोग बोलेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी। बिल्कुल सही बात है। मगर ये तो डेफिनेशन पढ़नी नहीं है, बेसिकली सीखना ये है कि दूसरों के कंपैरिजन में नोबल गैसेस की आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है या ज़्यादा होती है। तो कॉमन सेंस है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी कम किसकी होगी? उसकी होगी जो इलेक्ट्रॉन निकालना चाहता है। ज़्यादा किसकी होगी? जो इलेक्ट्रॉन नहीं निकालना चाहता है। कौन इलेक्ट्रॉन नहीं निकालना चाहता है? जैसे क्लोरीन नहीं निकालना चाहता है, फ्लोरीन नहीं निकालना चाहता है, सल्फर नहीं निकालना चाहता, तो लेना चाहते हैं। लेकिन अगर नोबल गैसेस की बात करें तो नोबल गैसेस भी नहीं निकालना चाहते हैं, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट के जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इतने हैं कि आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल हो चुकी है। अगर वो आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड है तो कॉमन सेंस कहता है कि किसी भी तरह से किसी इलेक्ट्रॉन के लेने या देने, दोनों की इच्छा इनकी नहीं है। और अगर आप ये दोनों काम करेंगे तो ये आपको सपोर्ट नहीं, अपोज करेंगे। अगर अपोज करेंगे तो आपको बहुत सारी एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो हम ये कहते हैं कि आयनाइजेशन एंथैल्पी for noble gases is largest in corresponding की जगह रिस्पेक्टिव भी लिखा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। करस्पॉन्डिंग पीरियड्स, ग्रुप नहीं, अपने अपने पीरियड में सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होगी? यही अपने नोबल मेटल की होगी। ठीक, सिंपल, आसान, बढ़िया। दूसरी बात, ग्रुप की चर्चा कर लो। एज वी मूव डाउन द ग्रुप, तो बताओ भाई, आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी या घटेगी? आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करेगी। अच्छा, डिक्रीज क्यों कर रही है ये बताओ। सिंपल है, जैसे जैसे आप नीचे आओगे वैसे वैसे आपका साइज बढ़ेगा। जैसे जैसे साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाएगा, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर पुल डिक्रीज हो रहा है। कॉमन सेंस वो वाला यहाँ भी काम करेगा, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। ठीक, अगली चर्चा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। पेज चेंज कर लेते हैं सबसे पहले तो, है ना। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, हम एक इलेक्ट्रॉन के बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं डालने वाले हैं, सिर्फ पहला इलेक्ट्रॉन डाल के ये चेक करने वाले हैं कि क्या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आ रही है। ठीक, अच्छा एक बात समझो कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है नेगेटिव। जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है किसी भी एलिमेंट की, वो नेगेटिव होती है। क्यों? क्योंकि हम डेफिनेशन पढ़ते हैं किसी भी गैसियस आइसोलेटेड सिस्टम में, न्यूट्रल एटम में, अगर हम एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में इंजेक्ट करा दें तो जो एनर्जी हमारा एटम रिलीज करेगा, दैट रिलीज्ड एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अच्छा, जब एटम एनर्जी रिलीज करता है तो उस एनर्जी को हम नेगेटिव लेते हैं, और जब हम उसको एनर्जी देते हैं या हमारी एनर्जी इस्तेमाल होती है, एक्सटर्नल एजेंट की एनर्जी इस्तेमाल होती है, तो हम बोलते हैं कि एनर्जी इज पॉजिटिव। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब ये कि एटम में जब इलेक्ट्रॉन डाला जाता है तो वो एनर्जी रिलीज करता है। बिल्कुल, जब क्लोरीन है और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो Cl- बनाएगा, Cl- बना करके वो
एनर्जी रिलीज करेगा। एनर्जी रिलीज कैसे करेगा, क्यों करेगा? इसलिए करेगा कि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते ही वो स्टेबल हो गया है, स्टेबल होना चाहता था। स्टेबल होते ही एनर्जी कम हो जाती है, तो जितनी भी एक्स्ट्रा एनर्जी होगी वो निकाल देगा बाहर और लोवेस्ट पॉसिबल एनर्जी स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, वो जो एनर्जी निकल रही है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, लेकिन वो नेगेटिव है क्योंकि एटम निकाल रहा है। अच्छा, पर नोबल गैसेस के केस में आ जाइए। नोबल गैसेस के केस में ये नोबल गैसेस किसी भी तरह से इलेक्ट्रॉन को लेना तो चाहते ही नहीं है, क्योंकि अगर देना नहीं चाहते तो लेना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि पहले से ही ऑक्टेट कंप्लीट है। अगर ऐसा है तो तुरंत तुमको दिखाई पड़ जाना चाहिए कि आप जब इसमें एक इलेक्ट्रॉन डालोगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव ना होकर पॉजिटिव हो जाएगी। यू हैव टू पे सम अमाउंट of energy to inject one electron। अच्छा, तो मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है बाकी सबकी नेगेटिव होती थी, इसकी पॉजिटिव है। अच्छा, ये भी है। फिर सबसे बड़ी बात ये है कि क्या इसकी ज़्यादा होती है या कम होती है? तो भैया सबसे पहले समझ लीजिए कि इसकी भी ये काफ़ी ज़्यादा होती है, लार्ज वैल्यू। ठीक, अब बात करिए कि किसकी ज़्यादा होगी किसकी कम होगी। एज वी मूव डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप आने पे क्या होगा? डाउन द ग्रुप आने पे मतलब अगर न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब नहीं है तो रिपल्शन इतना है नहीं, तो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो नेगेटिव तो नहीं होगी, लेकिन जितनी ज़्यादा थी वैल्यू उससे कम हो जाएगी। तो हम कहेंगे एज वी मूव डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स मोर नहीं लेस पॉजिटिव। हम घटता हुआ बोल दें वो भी सही है, लेस पॉजिटिव बोल दें ज़्यादा टेक्निकल है, और कुछ नहीं। ठीक है ना? अच्छा, अगर कोई डेटा हो तो वो भी बता दीजिए, याद कर लेंगे। लो डेटा भी ले लो। डेटा क्या है कि अगर यही कहानी देखनी है तुम्हें आर्गन की और नियॉन की, तो नियॉन के लिए वैल्यू प्लस 116 होती है और आर्गन के लिए ये वैल्यू प्लस 96 होती है। याद कर लीजिए, पेपर में कई बार आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। वैसे डेटाबेस क्वेश्चन आते नहीं है, इतना एग्जैक्ट डेटा किसी को याद नहीं होता, करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, खैर, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करो। ठीक है ना? एमपी एंड वीपी, मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है? वेरी लो। सबसे पहली बात, अगर लो है तो जरा पूरे ग्रुप में सारे के सारे ये जो अपने नोबल गैसेस हैं इनमें ही कंपेयर करा लें। तो सबसे पहले लो होने का कारण क्या है? सबसे पहले इसका रीज़न ढूंढो, तभी तो ये पता कर पाओगे कि हीलियम की ज़्यादा है बॉइलिंग पॉइंट, या फिर नियॉन का, या आर्गन का, क्रिप्टॉन का, जेनॉन का, किसका ज़्यादा है। तो देखो, रीज़न ये है कि these are held very weakly by van der Waals forces which are very weak। कॉमन सेंस, इसीलिए तो वीकली बाउंडेड है, तो जिसकी वजह से इनका बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। समझ भी आ गया। अब अच्छी बात यह है कि अब समझना, ये कोवेलेंट रेडियस नहीं है, वॉन डर वॉल रेडियस है। अच्छा, जैसे जैसे आप एटम का साइज बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे इनका इंटरेक्शन बढ़ता चला जाएगा एटम्स का। जैसे जैसे इंटरेक्शन बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे इनके बीच में लगने वाली वंडरवॉल फोर्स का अमाउंट बढ़ता चला जाएगा। जैसे जैसे इंटरमोलिकुलर या इंटर एटॉमिक फोर्स वंडरवॉल फोर्सेस स्ट्रांग होती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, वैसे वैसे इनके उन बॉन्ड्स को या फिर अट्रैक्शन फोर्स को ओवरकम करना मुश्किल हो जाएगा। मोर हीट इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट देम अपार्ट, और उसके बाद उनको गैशियस फेज में लाने के लिए, बॉइलिंग पॉइंट तक लाने के लिए ज़्यादा हीट की ज़रूरत होगी। इसका मतलब हम ये कहें, एज साइज इंक्रीजेस
as atomic size increases, जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ता है वैसे वैसे वॉन्डर वॉल अट्रैक्शन बढ़ता है, क्योंकि पहले से ही दूर दूर थे जिसकी वजह से वॉन्डर वॉल अट्रैक्शन बहुत वीक था। पर अगर साइज बढ़ जाएगा तो दे कम क्लोजर इनफ कि उनके बीच का वॉन्डर वॉल फोर्स पहले के मुकाबले में ज्यादा हो जाए या छोटे गाले के मुकाबले में ज्यादा बड़ा हो जाए। वॉन्डर वॉल फोर्स अट्रैक्शन इंक्रीजेस। अगर ये भी बढ़ गया तो फिर हम कहेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, मतलब तो हमें बॉइलिंग पॉइंट सही है सच बताएं तो। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। इंक्रीजेस का मतलब ये हुआ कि डाउन द ग्रुप बढ़ेगा। अच्छा, डाउन द ग्रुप बढ़ गया, इसका मतलब ये हुआ कि जो बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड देखना, ठीक है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, इन्हीं की चर्चा करें। रेडॉन तो हमारा बेकार आदमी है। ये ये लिख लेते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर, है ना। बॉइलिंग पॉइंट हो गया, ठीक। अब एक दो बातें और बची हैं बस, उसके बाद फिर अपना लेक्चर खत्म हो जाएगा, एंड की ओर है। गौर से देखते रहें। ईज ऑफ लिक्विफिकेशन या लिक्विफैक्शन, कितनी आसानी से लिक्विफाई हो जाते हैं, समझो। ईज ऑफ लिक्विफैक्शन। ईज ऑफ लिक्विफैक्शन क्या कहता है? ईज ऑफ लिक्विफैक्शन ये कहता है कि भैया जितना ज्यादा मॉलिक्यूल्स के बीच में या एटम्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगा, उतनी ही आसानी से लिक्विफाई हो जाएंगे, क्योंकि आपस में बाउंडेड और स्ट्रांगली हो जाएंगे भाई, है ना। पहले से ही जब बाउंडेड है तो फिर और थोड़ा सा उनको कूल कर दो, थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा दो, आसानी से लिक्विफाई हो जाएंगे। बिल्कुल सच बात है। तो इट डिपेंड्स ऑन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एटम्स और मोलिक्यूल्स। तो हम ये देखें कि अगर अट्रैक्शन फोर्स बढ़ा दें किसी सैंपल में, तो जैसे जैसे अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाएगी वैसे वैसे जो ईज ऑफ लिक्विफैक्शन है वो भी बढ़ जाएगा। तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि एज साइज इंक्रीजेस attraction increases, and as attraction increases ease of liquefaction increases, यानी कि डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस। ठीक है ना। तो अगर यही ट्रेंडिंग ही लिखनी हो तो फिर वही बात है कि हीलियम से ज्यादा नियॉन, से ज्यादा आर्गन, से ज्यादा क्रिप्टॉन, से ज्यादा जेनॉन। ठीक, ये है ट्रेंड। तो ईज ऑफ लिक्विफैक्शन हो गया। और देखें सॉल्युबिलिटी इन वाटर पे आ जाइए। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर कोई पूछे कि भाई सॉल्युबिलिटी वाटर में कितनी होती है, तो कोई कहेगा बहुत ही कम, एकदम कूड़ा, बिल्कुल नहीं होती। नहीं, ठीक ठाक होती है। सुने कैसे? बहुत ज्यादा भी नहीं है, ठीक है ना। स्लाइटली soluble in वाटर, स्लाइटली soluble। अच्छा, एक बात ये है कि जब ये मॉलिक्यूल ही नहीं है तो किस तरह से ये है, बताओ क्या मतलब है इनका होने का, किस तरह से ये soluble है? क्योंकि पानी तो पोलर है और यहाँ तो कोई पोलैरिटी वोलैरिटी है नहीं। देखो समझाते हैं क्या हुआ, टेढ़ा क्यों हुआ ये। अब ठीक है। ये है भाई अपना, आओ भाई ठीक से। हाँ,
पीले हो जाओ तुम, पीला कलर अच्छा है। ये इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, मान लो हीलियम की बात कर रहे हैं या नोबेल गैस की, किसी भी नोबेल गैस की बात कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है। ठीक, ये इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, बिल्कुल सिमेट्रिक, अच्छा प्यारा सुंदर सिमेट्रिक इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो हम लिख लेते हैं, ओहो पेन लेना था, लिख लेते हैं सिमेट्रिक इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ये अपना सिमेट्रिक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। अच्छा तो लगेगा सुन के। अब मान लो पानी ले आए, पानी ले आए तो OH और H, डेल नेगेटिव डेल नेगेटिव, डेल पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन बैग तो खैर पॉजिटिव ही आएगा। यहाँ भी ले आओ ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव। गौर से देखो कि ये पहले सिमेट्रिकली इलेक्ट्रॉन क्लाउड था, बाद में आप वाटर मॉलिक्यूल ले आए, तो वाटर मॉलिक्यूल तो पहले से ही पोलर होता है, जिसकी पोलैरिटी की वजह से आपका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो शिफ्ट हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार का कुछ शिफ्टिंग आ जाएगी। अब इस शिफ्टिंग को देख लीजिए भाई, ये हो गई शिफ्टिंग, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड की शिफ्टिंग है। ये वाला इलेक्ट्रॉन क्लाउड कौन है? डिस्टॉर्टेड इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ठीक, लिख लेते हैं डिस्टॉर्टेड इलेक्ट्रॉन क्लाउड। अब गौर से देखो, डेल पॉजिटिव करेक्टर यहाँ, डेल नेगेटिव करेक्टर यहाँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे तो यहाँ पे नेगेटिविटी कम हो जाएगी, हम कहेंगे डेल पॉजिटिव करेक्टर आ गया, और उधर नेगेटिविटी बढ़ जाएगी तो हम कहेंगे डेल नेगेटिव करेक्टर आ गया। तो मतलब अब ये तो बिल्कुल नहीं है कि नोबेल गैस बिकम्स एक हाईली पोलर, बट पार्शियल पोलैरिटी आ जाती है। तो गौर से सोचो, जो पानी का मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल जो लेफ्ट में बना हुआ है, राइट में बना हुआ है, और ये जो इंड्यूस्ड डाइपोल है, ये आपस में इंटरेक्ट करेंगे। ठीक, तो हम ये कहें कि वाटर मॉलिक्यूल, वाटर डाइपोल लिख लेते हैं, डाइपोल मॉलिक्यूल एंड इंड्यूस्ड मॉलिक्यूल इंटरेक्ट। और जब भी ये इंटरेक्ट करेंगे तो हम क्या कहेंगे कि पानी में सॉल्युबल हो गया, हेंस सॉल्युबल इन वाटर। अब सॉल्युबिलिटी की बात कर लो, किसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा, तो वो भी चर्चा कर सकते हैं। जिसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड जितना ज़्यादा पोलर हो जाएगा, पोलैरिटी जितनी ज़्यादा इंड्यूस हो जाएगी, उतना ही ज़्यादा वो हाईली सॉल्युबल हो जाएगा। हाईली तो नहीं बोलना चाहिए, पर ज़्यादा सॉल्युबल हो जाएगा दूसरे के कंपैरिजन में। तो हम ये कहें कि साइज वगैरह से कंपेयर करके देख लो भाई, तुम्हें क्लियर पता है, ये बहुत सिंपल बात है, कोई बहुत चमत्कार वाली बात नहीं कि स्पेशली बताना पड़े, कि जैसे जैसे साइज बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन को पोलर करने की जो ईज है वो तो बढ़ जाएगी, यानी पोलैरिटी बढ़ जाएगी आपकी। क्लियर है मेरी बात? एज साइज इंक्रीजेस, इसको इरेज करता हूं, थोड़ा गंदा हो गया है वो। एज साइज इंक्रीजेस, ठीक, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट increases, hence solubility increases। क्लियर है मेरी बात? आसानी से आ गई होगी। तो यहां पर हम लोग छोड़ते हैं अपने टॉपिक को। यहां से जो बचा है वो कुछ चीज़ें बची हैं, जैसे केमिकल प्रॉपर्टीज अब शुरू करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज से पहले मेरा मन है अभी करा देने का, पर अब वीडियो को ख़त्म करते हैं। एड्जॉर्प्शन चारकोल पर, कोकोनट चारकोल पर हम लोग नोबेल गैसेस को एड्जॉर्ब कराते हैं। कौन कौन हो जाती हैं, कौन कौन नहीं होती हैं, इनके बारे में बताना है। थोड़ा बहुत क्लैथरेट कंपाउंड्स के बारे में बताना है, हाइड्रेट्स क्या करते हैं बताना है। बस 3 बातें बता के केमिकल प्रॉपर्टीज पे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आएंगे। तो लेक्चर 1 कंप्लीट होता है, यहीं पे कंक्लूड करते हैं अपने लेक्चर को। कल मिलेंगे लेक्चर 2 के साथ, तो तब तक इसको देख लीजिए, नोट्स बना लीजिए। मिलते हैं कल। गुड बाय।